सत्र में मैंने बताने का प्रयास किया था कि जिस प्रकार से बुद्ध ने सत्य की खोज करने के लिए एक विशिष्ट पद्धति का चयन किया, जिसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। बुद्ध की सत्य को खोजने की एक वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति उसको कहते हैं कि जो सुचारू रूप से की हुई विधि को, सिस्टमैटिक विधि को ही वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो सुचारू रूप मतलब क्या? कि सही तरह से देखना, अवलोकन करना, उसका परीक्षण करना, परीक्षण करने के बाद में उसका मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करने के बाद में उसका निष्कर्ष निकाल के तत्वों को स्थापित करना। और आज के विज्ञान में भी इसी प्रकार से खोज की जाती है, जिसे हम विज्ञान की खोज कहते हैं या संशोधन कहते हैं। तो बुद्ध के विधि में और आज के संशोधन विधि में कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क है कि उनके उद्देश्य में संसार के जितने भी विज्ञान की खोज है वो संसार में से संसार में ही जाने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए नहीं। लेकिन बुद्ध की जो खोज है संसार को संतुलित रखते हुए संसार से बाहर आने के लिए, विमुक्त होने के लिए। और इसलिए बुद्ध के खोज में जो विषय जो है वो हम स्वयं है, हमारा शरीर और मन है और पूरा संसार का अस्तित्व है। जो वैज्ञानिक खोज में जो भौतिक खोज करेगा भौतिक जगत में, तो वो रसायन की खोज नहीं करेगा, रसायन की खोज करेगा तो वो मनोविज्ञान की खोज नहीं करेगा। तो वो उनके अलग अलग विषय है और उनके अलग अलग विषय के साथ में वो पारंगत होकर एक एक विषय को ही वो सुचारू रूप से अध्ययन करते हुए उसमें से जो भी सत्य है या जो भी उसके भीतर के जो नियम है या सत्यता को लाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे लिए जो खोज जो है, हर एक विषय हमारे लिए खुला है। जो आप चाहो हमारे लिए विषय बन सकता है, क्योंकि बुद्ध के खोज में संपूर्ण अस्तित्व है। अगर कोई आप फिजिकल लाइन से हो या फिजिक्स साइंस से हो तो फिजिक्स साइंस को लेके भी आप बुद्धिज्म के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि कर्मज अगर शिक्षा क्षेत्र में है तो शिक्षा क्षेत्र के साथ में भी वो बुद्धिज्म में जुड़ सकते हैं। कोई महिला है, महिला का इश्यू है, महिला के इश्यू के साथ में भी बुद्धिज्म के साथ में जुड़ सकता है। या कोई आर्थिक विषय है तो आर्थिक विषय के साथ में बुद्धिज्म से जुड़ सकता है। मतलब हमारे लिए कोई ऐसा बंदिश नहीं है। अगर हम बुद्धिज्म के मार्ग के साथ किसी भी विषय को लगाते हुए हम किसी की भी उसके जो विभिन्न पहलू है, उसके जो मूल्यमापन करने के जो तरीके हैं उसको हम प्रस्तापित कर सकते हैं कि किस प्रकार से बुद्ध की शिक्षा के माध्यम से हमें हमारे जीवन को कैसे सुखी और आनंदित करना है। आप देखोगे कि बाबा साहब का हर एक आंदोलन कहने के लिए वो सामाजिक है, आर्थिक है, राजकीय है, लेकिन उसके भीतर आप देखोगे तो बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध का ही मार्ग है, बुद्ध का ही अनुभव है। कोई भी उन्होंने ऐसा सत्याग्रह नहीं किया जिससे हिंसा हो, अहिंसा से ही किया है, मैत्रीपूर्ण किया है, सत्य के लिए किया है। फिर संविधान हो या किसी प्रकार का भी कानून हो, तो कहने के लिए वो अलग अलग विषय के क्षेत्र है, लेकिन उसके भीतर आप देखोगे तो हमें बुद्ध ही बुद्ध दिखाई देते हैं, लेकिन सबको नहीं दिखाई देते। बाबा साहब ने देखा, बाबा साहब ने किया, क्योंकि उस प्रकार से बुद्ध की शिक्षा को उन्होंने समझा था कि संशोधन का मतलब बुद्ध ने क्या बताया है। और बुद्ध का जो तरीका जो है वो वैज्ञानिक तरीका है, और उस तरीके से साथ अगर हम अध्ययन करते हैं तो कोई भी बात, कोई भी विषय हमारे लिए सोचना और उसका विश्लेषण करना और लिखना हमारे लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा। कठिन तब जाता है कि जब हमारी जो पार्श्वभूमि, हमें खुद को पता नहीं चलता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मुझ में वो क्षमता है।
इस पे जब सवाल खड़ा होता है और उस पर हमें विश्वास नहीं होता है, तब जाके ये चीज़ हमें नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें विश्वास है बुद्ध से, बाबा साहब से, और हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य भी वही है। हमारा शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि डिग्री लेके जॉब करना, ये तो हमने खुद बनाया है। शिक्षा का मतलब अनलाइटनमेंट होना है और अनलाइटनमेंट करना है। अनलाइटन होना और अनलाइटन करना, ये एजुकेशन है। कभी हमको किसी ने ऐसा बताया नहीं। लेकिन जब आप परिभाषा पढ़ोगे शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, फिलोसोफर ने क्या कहा है, बाबा साहब ने क्या कहा है, तब जाके पता चलेगा यार मैंने जो पढ़ा है इसका तो कुछ भी इसका इर्द गिर्द मतलब नहीं है। तो आज हमें सही शिक्षा को जानने की ज़रूरत है कि हमारा शिक्षा का उद्देश्य हमारे लिए, औरों के लिए कितना महत्व का है। अगर बाबा साहब अपने शिक्षा के बारे में कहते हैं कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान इतना कर सकता हूँ, तो अगर 10 लोग अगर इस प्रकार से पढ़े लिखे होंगे तो कितना बदलाव ला सकता है। ये डिग्री लेने वाली शिक्षा के बाबा साहब बात नहीं करते हैं, उनके जैसे बनकर सोचने वाले इंसान की बात करते हैं। वो बाबा साहब को विश्वास है शिक्षा से जो हमें लेना है, समझना है, और वो हम मिस कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। फिर हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो महत्व का नहीं है। महत्व का ये है कि हम सभी शिक्षित हैं, हम सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद में भी हम अपने शिक्षा का किसके लिए और किस उद्देश्य के लिए हम अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इसका जो मैं बात करने जा रहा हूँ, सुबह भी मैंने बहुत सारी बात की है, और अभी मैं सिर्फ इसके ऊपर फिर से मैं आपके बीच में बात करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं इतना बात करना चाहूँगा कि कोई विषय अगर हम पसंद करते हैं, किसी भी विषय पे अगर हमें पसंद करना है, वो कैसे पसंद करते हैं। हमारी शुरुआत यहाँ से शुरू होती है संशोधन की। या कोई भी विषय पर लिखने की जब हम बात करते हैं, उसमें सबसे पहली विधि है विषय का चयन करना। जैसे कि हम सांस, हमारा विषय है कि सांस पे ध्यान रखना है या मैत्री का विकास करना है, 2 विषय है हमारे पास। शील के पालन में 5 विषय है। हम शील को एक विषय में देखते हैं, लेकिन उसके 5 तत्व। तो मैं किस शील की बात कर रहा हूँ? तो अगर हमने हिंसा का शील लिया है, हिंसा नहीं करूँगा, तो वो आपका एक पसंद हो गया कि इस विषय के ऊपर मुझे सोचना है। या व्यभिचार ले लिया, या चोरी ले लिया, या पूरा पंचशील लेके आप बात करना चाहते हैं, तो बहुत सारे विषय है कि आप उसको बड़े दायरे में भी ले सकते हैं, उसका छोटा भी दायरा ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है कि आप विषय को कैसे पसंद करते हैं, और यही से आपकी जर्नी जो है लिखने की शुरुआत होती है। ऐसा कहते हैं कि जो आप पसंद करते हैं, जैसे कि अगर हम सामान्य जीवन में देखें कि जब लड़के लड़की की शादी होती है तो पसंदगी से होती है। शादी का होना एक पसंदगी है। या हमारी पढ़ाई भी हम जो करते हैं, जो हमें पसंद आता है कि मैं ये पढूं ना पढूं, तो हर जगह पे पसंदगी है। हम खाना खाते हैं, उसमें भी पसंदगी है। कोई कलर पसंद करते हैं, कपड़े का हो या किसी, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो हम संसार में जीवन को देखते हुए जो पसंद नापसंद आती है, वही विषय से हमारा संशोधन आगे बढ़ता है। कि विषय की पसंदगी जो है ये अपने आप में आपके संशोधन को, आपके लिखान को प्रेरित करती है कि आप किस विषय के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस विषय के साथ में आप अध्ययन करना चाहते हैं। तो उसके अंदर तीन बातें हमें
समझनी है। जब भी हम किसी विषय की पसंदगी करते हैं, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू है कि जो विषय हमने पसंद किया है उसके संदर्भ में कि पहले से कुछ लिखा है क्या। जैसे कि मैंने पंचशील की बात की, क्योंकि चयन करने की एक प्रक्रिया है। आप डायरेक्ट पंचशील के बारे में लिखना शुरू करोगे तो उससे कुछ ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इसके पहले भी किसी ने पंचशील के बारे में लिखा होगा, कहा होगा, और आप भी वही रिपीट करोगे तो आपका तो कुछ मतलब नहीं है। अभी आनापान सती के बारे में और किसी ने भी कहा होगा। तो जब आप पसंद कर रहे हैं तो उसको पसंद को पूर्ण करने की प्रक्रिया के साथ में उसको पसंद करें। और इसलिए जब भी हम किसी विषय की पसंदगी करते हैं, हाँ, तो उसके ऊपर या उस विषय के बारे में कुछ संशोधन, कुछ किताबें पहले से मौजूद है या नहीं है, इसके ऊपर शोध हुए हैं नहीं हुए हैं तब भी अच्छा है, और नहीं हुए तब भी अच्छा है। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो आपके लिए तो पूरा खुला प्लेटफॉर्म है। अगर हुए है, अगर किसी ने छिल के ऊपर लिखा है, 1 किताब 2 किताब जो भी आपके संदर्भ में पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसको पढ़ के आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है उससे हटकर मैं क्या लिखूं। अगर शील के बारे में बहुत ही सामान्य, तो हिंसा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो इतना ही लिखा है और वहां पे खत्म कर दिया है, तो आपके लिए उसका और डीप अंडरस्टैंडिंग देके आप लिखने के लिए खुले। जो वहां पे मिसिंग है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ये चयन की प्रक्रिया है। आप ऐसे ही चयन करोगे तो रिपीटेशन होगा, और रिपीटेशन होगा ना, उसमें आपको लाभ मिलेगा, ना आपका चिंतन बढ़ेगा, ना आपकी गहराई बढ़ेगी, ना लोगों को आप सही विषय के साथ में कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपकी विषय पसंद करने की जो प्रक्रिया जो है वो कमज़ोर है। तो विषय की जो चयन करने की जो प्रक्रिया है, वो आपके जो एग्जिस्ट डेटा है, या पहले से उसके बारे में जो लिखा गया है, उसको जानकारी मिले, उसको कहते हैं ना कि सम्यक अवलोकन, कि आप विषय का सम्यक अवलोकन कर रहे हैं, साहित्य का अवलोकन करके आपके चॉइस को धीरे धीरे उस गहराई में लेके जा रहे हैं कि हाँ, मुझे इस विषय के साथ में आगे जाना है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है, क्या यह विषय पर्याप्त नया है या अद्वितीय है जिस पर मैं नहीं राय दे सकता हूँ। ये क्या विषय नया है, अद्वितीय है कि जिस पे मैं राय दे सकता हूँ। ऐसा भी विषय हो सकता है कि जिसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे मतलब विशेषता बौद्ध जगत के जितने भी हम लोग हैं, जिसको मैं जानता हूँ, लिखने वाले को या कहने वाले को, ध्यान के बारे में बात ज़रूर करते हैं, लेकिन ध्यान स्ट्रेस के तनाव को कैसे कम कर सकता है उसके बारे में हमें कोई भी लिखी हुई जानकारी नहीं मिलती है। बाकी लोग उसके बारे में बात करते हैं, नॉन बुद्धिस्ट बात करते हैं, भारत के बाहर के लोग बात करते हैं, लेकिन जो भारतीय बौद्ध है और जो ध्यान कर रहा है, वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए किस प्रकार से उसकी उपयोगिता है, इसके बारे में हमारे पास में एक भी किताब नहीं मिलेगी जो बौद्धिस्ट लोग, क्योंकि उसके ऊपर सोच के लिखने की जो पसंदगी है कहीं ना कहीं हमसे नहीं हो पा रही, या हम नहीं कर रहे। क्या यह मेरे धम्म आचरण के लिए, या जो मेरा पेशा है, या जो मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर आप टीचर है, कोई
मैं प्रोफेसर हूँ या कोई जो भी जॉब कर रहा है, क्या उसके लिए वो प्रासंगिक है? ये भी आपकी चॉइस का क्राइटेरिया हो सकता है। तो इस क्राइटेरिया से धीरे धीरे हम अपनी जो विषय की जो पसंदगी है वो अभी से आप शुरू करिए। 10 सब्जेक्ट आप आपके दिमाग में रखिए और नोट डाउन रखें और देखें कि 10 सब्जेक्ट के भीतर मुझे किस सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा समझ पा रहा हूँ या मुझे लग रहा है कि मैंने 2 या 3 सब्जेक्ट के ऊपर मेरा फोकस है। अगर आपके 3 सब्जेक्ट पे अगर आप फोकस रखते हैं तो लिखते लिखते आप एक सब्जेक्ट पे आ जाओगे, क्योंकि 1 बाय तो 1 लिखना है, एक साथ में 3 पे तो लिख नहीं सकते। लेकिन 10 में से आपने स्क्रूटनी कर दिया कि मेरे 10 सब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहे जिसपे मैं कुछ विषय का चयन कर सकता हूँ, और 10 विषय में से आप 3 को सिलेक्ट करिए, प्रायोरिटी देखिए कि हाँ इसको मैं इस बेस पे जो मेरे विषय के साथ में जुड़ा है या जो मुझे लग रहा है कि ये इन बातों के लिए ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो 10 में से 3 को सिलेक्ट करें और 3 में से एक को प्रायोरिटी देख के उसके ऊपर हमें आगे बढ़ना है। ये सिस्टम है, ऐसा करोगे तभी हमारा लेखन कार्य शुरू होगा। सिर्फ मेरे बात करने से, आपकी हाजिरी करने से कुछ होने वाला नहीं। और ये एक्सरसाइज है जो मैं बता रहा हूँ। 10 सब्जेक्ट को आपको चूज करना है, जो भी आपके दिलो दिमाग में आते हैं आपके नोट में, और इस 10 में से 3 को पसंद करना है इन बातों को ध्यान में रखते हुए, और 3 के साथ आगे जाने के लिए हमें एक को फिर बाद में पसंद करना है। और उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं कि मैं तीनों में से किस पे करूं, और दोनों का भी जब मैचिंग आएगा कि मुझे भी लगेगा, आपको भी लगेगा कि चलो हम इस पे फोकस करके सिलेक्ट करते हैं, इस पे हम आगे काम करते हैं, तब जाके आपका राइटिंग शुरू होगा। अगर आपकी पसंदगी नहीं है, चयन नहीं है, तो आप लिखने में पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाओगे और हमारा काम कभी भी शुरू नहीं होगा, तो पूरा होने का तो चांस ही नहीं है। पूरा तब होगा जब शुरू होगा, और शुरू तब होगा कि जब हमें कुछ चीज़ पसंद आती है। नहीं, आप जब मार्केट में जाते हैं और कोई चीज़ को देखते हैं तो भले उस समय आप नहीं खरीदते, लेकिन पसंद तो आ जाती है ना, और पसंद आती है तो माइंड में चलने लगता है प्लानिंग, कब खरीदे, कैसे खरीदे, पैसा नहीं है तो कैसे उसको जमा करे, नहीं है तो लोन ले। ये सभी चीज़ें फिर बाद में प्रक्रिया में आ जाती है। लेकिन पसंदगी जो है वो आप शुरुआत हो जाती है और प्रक्रिया चलने लगती है। प्रक्रिया के साथ में अगर आपकी पसंदगी रहेगी तो उस पसंद के साथ वो चीज़ आपके पास में आ जाती है। अगर आपने पसंद कर लिया, प्रक्रिया नहीं होगी, तो वो चीज़ हमारे घर में नहीं आती। वैसे ही अगर हमें इन किताबों में हमारी भी किताब हो, ऐसा अगर हमें लगता है, तो हमारी पसंदगी के साथ उसकी प्रक्रिया चलना ज़रूरी है। भले धीरे धीरे चले, समझ में नहीं आता है, हम एक दूसरे को मदद कर सकते, पूछ सकते, सलाह ले सकते, लेकिन पसंदगी को पूरी तरह से हमें श्योर करना है कि मुझे किस विषय के साथ में आगे लिखने के लिए प्रयास करना है। कुछ पसंदगी चुनने के लिए कुछ बातें हम यहाँ पे देख सकते। जब भी संभव है ऐसा विषय चुने जिसके प्रति आप आवेग महसूस करते हो। आवेग मतलब भावना, आपकी भावना जुड़ी है। ये कुछ बातें पसंद करने के लिए बताई गई है। ऐसे विषय चुने जिसके प्रति आपकी भावना आप फील करते हो, जिसमें आपको मजा आता हो, उसके बारे में लिखने पर ये अंतिम दस्तावेज में निस्संदेह झलकेगा। जो आप पसंद करते हैं, जिससे आपका लगाव हो, जब उसके बारे में आप लिखोगे तो जब वो लिखा हुआ चीज़ जब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें वो दिखने लगेगा जो आपकी पसंदगी, जिसके कारण आपने पसंद किया था उस विषय को, वो विषय का अनुभव जो है उस लेखन में दिखने लगेगा, झलकने लगेगा कि हाँ, जो मैंने
पसंद किया था वो मेरे लिखान में मुझे दिख रहा है। उसका जो आनंद जो होगा, वो एक अलग प्रकार का आनंद है। और उस आनंद की खोज हम ध्यान में भी करते हैं। अगर बाबा साहब के बारे में कहा जाता है कि बाबा साहब ध्यान नहीं करते थे, तो बाबा साहब का ध्यान जो है ग्रंथों को पढ़ना, चिंतन करना और लिखना, ये बाबा साहब का ध्यान है। बाबा साहब का ध्यान क्या है? किताबों से प्रेम करना, ऐसा प्रेम कि वो पुत्र से भी अधिक प्रेम, धन से भी अधिक प्रेम। और सिर्फ किताबों से प्रेम नहीं, उसके भीतर जो ज्ञान है, बाबा साहब कहते हैं कि वो ज्ञान ही मेरा सुख है। हमें अगर लगता है कि बाबा साहब अपने जीवन में दुखी थे, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञान ही मेरा सुख है। मेरा कितना लोगों ने अपमान किया है, दुख दिया है, उसके सामने कुछ भी नहीं है जो ज्ञान मेरे पास में, उससे मैं सुखी हूँ। ये बाबा साहब के शब्द है, बाबा साहब का अनुभव है। जब नानक चंद रत्तू बाबा साहब को पूछते हैं, तब बाबा साहब बताते हैं कि मेरा सुख क्या है, ज्ञान ही मेरा सुख है। तो वही ध्यान है। ध्यान कोई अलग चीज नहीं है, आंखें बंद करके ध्यान करना, वो ध्यान का एक सराव है। उसमें भी हम वही देखते हैं जो बाबा साहब लिखने में अपने मन को देखते हैं, अज्ञान को देखते हैं, प्रज्ञा को देखते हैं। जो आनापानसति में हम वही देखते हैं। तो ये जो बाबा साहब ने ध्यान किया नहीं किया, इस बात से जो हमें संभ्रमित हमें लोग करते, हमें हो जाते हैं। लेकिन उसकी जो पद्धति क्या थी, उसको हमें समझने की जरूरत है। और वो पद्धति आनापानसति से भी होती है और किताब का अध्ययन करने से, लिखने से भी होती है। दोनों का समान उद्देश्य है और दोनों उद्देश्य हमारे लिए जरूरी है। दोनों तरीके का मार्ग अपनाना जरूरी है, तभी हम संतुलित होकर लोगों को मदद कर पाएंगे। अगर ध्यान करेंगे और ग्रंथ की रचना नहीं करेंगे तो वो असंतुलन रहेगा। हम जाने के बाद में हमारी बातें कोई भी समझ नहीं पाएगा कि हमने क्या किया और क्या अनुभव सही था, लोगों के लिए किसी काम का नहीं आएगा। लेकिन लिखा रहेगा तो निश्चित ही उसका उपयोग करने वाले बहुत सारे लोग उसमें से लाभ ले सकते। दूसरी जो बात है कि इस बात की संभावना है, बढ़ जाती है कि जिसका आप लुत्फ उठाते हैं उसके बारे में एक पेपर लिखने में सफल होंगे। क्योंकि अगर आपको उसमें आनंद मिलेगा, उसके आप में भावना रहेगी, तभी आप कुछ भी लिखोगे, पेपर, आर्टिकल या कोई भी लेख, तो उसमें आप उसका आनंद ले सकते हैं, लिखने का आनंद ले सकते हैं। जैसे कि हम ध्यान का आनंद लेते हैं, सांस को देखने का आनंद लेते हैं, मैत्री भावना करने का आनंद लेते हैं, वैसा ही आनंद हमें उस विषय के साथ में आएगा अगर आपकी पसंदगी सही है। और इसलिए पसंदगी को अगर हम धार्मिक दृष्टि से कहते हैं धम्म छंद, एक काम छंद है, दूसरा धम्म छंद है। तो काम छंद हमें संसार में दुख में से दुख की तरफ ले जाता है और धम्म छंद जो है आनंद में से सुख और सुख की तरफ ले जाता है। तो आप वैसा भी देखो तब भी ये उतना ही उपयोगी है जिस प्रकार से हम ध्यान को देखते हैं। और हमारी जो विषय की जो पसंदगी जो है वो ध्यान की शुरुआत है। जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो आप पसंद करते हैं कि मुझे आनापानसति करनी है कि मैत्री भावना करनी है। अगर आप पसंदगी में फेल हो जाते हैं तो आप ध्यान में ना आनापानसति कर सकते हैं ना मैत्री भावना कर सकते। तो उस समय जब आप ध्यान कर रहे तो आपकी मानसिकता आपने पहचान लेनी चाहिए कि मुझे ज़्यादा मैं भटकता हुआ मन है या द्वेषी मन है। अगर द्वेषी मन है, अगर आप आनापानसति करोगे तो लगने वाली नहीं है।
अगर भटकने वाला मन है और आप मैत्री भावना करो तो लगने वाली नहीं है। कि भटके हुए मन को आनापानसति ही चाहिए, और आपने मान लिया कि नहीं मुझे आज मैत्री भावना करनी है क्योंकि कल मैंने आनापानसति की थी। कल क्या किया था कल की बात है, आज आपका मन क्या कह रहा है जब आप ध्यान कर रहे हैं? क्या आपका मन विचलित है या अकुशल है? वो पसंद को ध्यान में रख के बुद्ध ने ध्यान सिखाया। जैसे आपकी मानसिक अवस्था है उस प्रकार का आपको ध्यान करना, नहीं कि कल किया इसके वजह से आज ये करना है। इसका मतलब हम पसंदगी को मार के ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें हमें आनंद नहीं आएगा। ध्यान तो हो जाएगा, समय तो चला जाएगा कि आप कहोगे कि मैंने ध्यान किया है, लेकिन उसमें भावना नहीं होगी, वो अनुभव नहीं आएगा जो अनुभव आपको ध्यान में आना चाहिए। तो ध्यान का ऐसे है। और अगर आप किसी विषय में कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो आपकी पसंद की जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ सलाह भी हम ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे विषय के लिए जूझ रहे हैं कि जो बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है, तो आप आपके टीचर्स को, प्रोफेसर को या हमारे जैसे लोगों को या आपसे जो अनुभवी जो विद्यार्थी है, सहपाठी है, उसकी भी हम सलाह ले सकते हैं। उनके पास शानदार विचार होते हैं जो भले ही आपके चुनाव के विकल्प ना हो, फिर भी आपको नए विचारों से प्रेरणा दे सकते हैं। किसी प्रोफेसर से मदद लेने में डर लग सकता है, पर एक प्रोफेसर के रूप में उनमें कुछ भी अच्छा हो तो वे चाहेंगे कि आप आपके काम में सफल हो, और ऐसा होने के लिए जो भी हो सके वे ज़रूर करेंगे। आप सलाह भी ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, सही है गलत है, तो आपके जो सहपाठी है या आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। आपके जो भी आपके सीनियर है आपके आसपास में जो इस प्रकार का कोई अभ्यास कर रहे हैं या उस विषय में थोड़े वो पारंगत है। जैसे कि अगर आप किसी बीमारी को लेके बात कर रहे हो और आपके पास में डॉक्टर है, तो उसकी आप सलाह ले सकते हैं कि मैं इस विषय पे सोच रहा हूँ तो क्या इस पे मैंने कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि बीमारी कैसी होती है, बीमारी पे कैसे काम किया जाता है, शरीर का क्या रचना है, ताकि आप आपके बुद्ध के विषय को लेके उस बीमारी के साथ में भी अभ्यास कर सकते हैं। तो सलाह लेने से भी आपकी पसंदगी और ज़्यादा स्पष्ट होने लगती है। पसंदगी आपके भीतर से ही आती है, आपकी भावनाओं से आती है। समस्या को आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और पहले से ही जो कुछ उसके बारे में लिखा हुआ साहित्य है, जो भी हमें पढ़ने में आता है, उसमें क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। जब आप कोई किसी का किताब पढ़ते तो दो चीज़ें समझ में आती है, जो है वो भी समझ में आता है और जो नहीं है वो भी समझ में आता है। अगर किसी ने 4 आर्य सत्य के बारे में लिखा है तो 4 आर्य सत्य के बारे में जो लिखा है वो समझ में आएगा जो उसने लिखा है, और जो नहीं लिखा है वो भी आपको समझ में आएगा। आपको लगेगा कि ये भी बात इसमें लिखनी चाहिए, या दूसरे ऑथर ने अगर लिखा होगा तो आपको पता चलेगा कि उसने ये बातें लिखी, इसने नहीं लिखी। तो आपका नॉलेज जो है और ज़्यादा डीप होगा और आपका इंटरेस्ट बनेगा, पसंदगी बनेगी कि मैं अगर लिखूं तो मेरे पास में क्या है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ, और एक अपना नई जो इंटरप्रिटेशन है। जैसे कि अगर हम गृह त्याग की बात करते हैं तो कोई कहता है कि 4 दृश्य देख के हुआ है, बाबा साहब कहते हैं कि वो नदी के पानी के वजह से हुआ है। कॉन्ट्रोवर्सी है, भी दोनों बातें सही है, लेकिन दोनों बातें सही है किसी को तो लिखना पड़ेगा ना। एक जगह पे हमें दोनों बातें कभी पढ़ने को नहीं मिलती है। जब आप 4 दृश्य पढ़ोगे तो वहाँ पे पानी की बात नहीं आएगी, और जब आप पानी के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए वो वहाँ पे पढ़ोगे तो आपको ये 4 बातें दिखाई नहीं देंगी। तो जो तीसरा व्यक्ति जब बुद्ध धर्म को पढ़ेगा वो हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा कि बुद्ध का गृह त्याग कैसे था,
क्योंकि उसको बताने वाला कुछ हमारे पास में तीसरा किताब ही नहीं है। ऐसी सोच नहीं है कि ये दोनों बातें किस प्रकार से सामाजिक तौर पे, करुणा के तौर पे हो सकती है, और ये जो बातें हैं उनका खुद का जो आंतरिक जो अनुभव है संसार को देखने का, ग्रह त्याग करने का, उनका आंतरिक भाव हो सकता है। बाह्य घटना देख के हमें लगता है कि ये इसको रोकना है, और अंदर से आपको लग रहा है कि जीवन ऐसा ही है, तो इसके लिए दोनों बातें एक साथ में मैच होके भी उनका ग्रह त्याग सिद्ध हम कर सकते हैं। तो ऐसी कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी बुद्ध के जीवन के बारे में हो, दर्शन के बारे में हो, और आज के प्रासंगिक जो हमारे इश्यूज है, बीमारी है, समस्या है, हर जगह पे हमारे लिए बुद्धिज्म की पसंदगी को एक विषय के रूप में हम लेके किसी भी विषय को जो हमारे हृदय के समीप है, हमें ज़्यादा फील हो रहा है, ऐसे विषय को हम पसंद करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पहली जो विधि है, और इस विधि को अगर हम पूर्ण करते हैं तो ही दूसरी जो विधि है जिसको हम कहते हैं शोध कार्य का प्रारंभ। शोध मतलब ढूंढना। पसंदगी एक प्रकार से अगर हम बुद्ध के साथ इसको देखें, पसंदगी मतलब बुद्ध ने ग्रह त्याग किया और सत्य को पसंद किया और संसार को छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्होंने खोजा कि सत्य क्या है। तब उनको पता नहीं था जब उन्होंने ग्रह त्याग किया, लेकिन उनको इतना पता था कि संसार दुख है और मुझे सुख की तलाश करनी है। बुद्ध ने सुख को पसंद किया, संसार के सुख को नहीं। अगर संसार के सुख को पसंद किया होता तो वो प्रिंस थे, सब सुख उनके पास में था। वो मन के सुख की तलाश कर रहे थे जो उनके उस सांसारिक या लग्जरी लाइफ में नहीं मिला। तो इस सुख को छोड़ के उस सुख को पसंद किया जिसको हम श्रद्धा भी कहते हैं। लेकिन वहां से वहां की उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो वैसे ही हमारी जर्नी, जब हम कोई विषय पसंद करते हैं, वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। शोध हमें ढूंढना पड़ेगा उस विषय के रिलेटेड जो कुछ भी जानकारी है, जो कुछ भी संभावनाएं हैं, और ज़्यादा समझने की, और ज़्यादा उसके कारण को, उसके परिणाम को समझने की, उसके रिलेटेड जो भी सपोर्टिव सिस्टम है, एक सपोर्ट है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जैसे प्रक्रिया से गुजरे तो वो आलार काला मुद्दक राम पुत्र के पास में गए, समय उनके साथ में बिताया, अध्ययन किया। जब वहाँ पे भी वो लगा कि ये सही नहीं है तो फिर उन्होंने कठोर तप किया, और तब लगा ये भी सही नहीं है तो फिर उन्होंने मध्यम मार्ग से अपने सत्य को प्राप्त किया। ये प्रक्रिया है। तो हमारी जो लिखने की प्रक्रिया जो है वो इसी प्रक्रिया से आगे जाएगी। तो उसमें क्या क्या बातें होनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी शोध की शुरुआत करते हैं उस विषय के बारे में जो लिखी हुई जानकारी है उसको हमें सबसे पहले कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो खोज जो है वो जंगल में जाके खोज करने वाली खोज नहीं, जिस प्रकार से सिद्धार्थ ने की है। हमारी खोज जो है, जो प्राइमरी बुद्ध ने खोज कर ली है, और उस विषय में से हमें और आज के प्रसंग में जो विषय है उसके साथ में हमें खोज करनी है। मतलब जानकारी से हमें अपनी खोज की शुरुआत करनी है, जो पहले से जानकारी अवेलेबल है, क्योंकि हम पहले इंसान नहीं हैं। इसके पहले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बौद्ध धर्म के बारे में लिखा है, कहा है, और बहुत सारा डेटा पब्लिश हुआ है।
किताबों के रूप में, जर्नल के रूप में, ऑनलाइन के अगर आप खोलोगे तो डेटा ही डेटा है। आप जो शब्द डालोगे वो शब्द से बहुत सारी किताबें आपके सामने आ सकती हैं। तो वहां से हमें सर्च करना पड़ेगा उस प्रकार के जो उसके विषय के रिलेटेड जो कुछ चीजें हैं, कम से कम 5 स्रोतों को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैत्री भावना पे अगर आपको लिखना है, आप सोचिए कि मैत्री भावना के लाभ, इस विषय पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैत्री भावना के बारे में आपने पसंद कर लिया कि इसके ऊपर मुझे लेख लिखना है, चैप्टर लिखना है, तो मैत्री भावना के बारे में कम से कम हजारों ग्रंथ होंगे। तो हजारों ग्रंथ में से कम 5 या 10 स्रोत को हमें इस्तेमाल करना है। उसके बारे में महामंगल सूत्र में है, मैत्री सूत्र है, मैत्री का ध्यान है, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो उस स्रोतों को जैसे हम पढ़ते हैं, उसको हम इकट्ठा करते हैं, तो हमारी शोध की प्रक्रिया शुरू होती है। और उसके लिए हमें 2 स्रोतों का हमें इस्तेमाल करना है। एक तो लाइब्रेरी, जहाँ पे भी लाइब्रेरी हमारे आसपास में है, अगर नहीं है तो हमें अपने घर में छोटी सी लाइब्रेरी बनानी चाहिए जिसमें 50, 60, 100 ग्रंथ के आसपास बुद्ध के अलग अलग लेखकों के अलग अलग विषयों के ग्रंथ हो। 50 ग्रंथ तो होने ही होने चाहिए, और हर विषय के साथ में हमारे पास में एक एक ग्रंथ होना चाहिए। अगर नहीं है तो समझ जाइए कि हम सही अर्थ में हम बुद्ध के अनुयायी नहीं है, विद्वान नहीं है, विद्वान नहीं बनना चाहते हैं, एक उपासक बन के रहना चाहते हैं। हम अपने शिक्षा का सही इस्तेमाल नहीं करना चाहते। शिक्षा तो हमने ले ली है, लेकिन शिक्षा का जो सही उद्देश्य है, उस उद्देश्य की तरफ अगर हमें जाना है तो ग्रंथ का संग्रह या ग्रंथालय का इस्तेमाल, और साथ में जो ऑनलाइन में इतने सारे वेबसाइट्स हैं कि जहाँ से हमें जानकारी, बहुत सारे ग्रंथ हम डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी फ्री रिसोर्सेज आजकल अवेलेबल है। जो 5-5, 6-6 हज़ारों में ग्रंथ मिलते थे वो पूरी तरह से फ्री है। बहुत सारे ग्रंथ इंग्लिश के हैं, बहुत सारे ग्रंथ आपको हिंदी के भी अवेलेबल है, मिल जाते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप आपके जो बच्चे हैं, जो जानकार है, उससे आप सीख सकते हैं। यूट्यूब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इंटरनेट में कैसे किताबों को ढूंढना है, तो ऐसा वेबसाइट, ऐसा यूट्यूब आपके सामने आ जाएगा, वो आपको सिखा देगा कि कैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करना है। क्योंकि आपकी चाहत ही आपको आगे लेके जाने वाली है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो नहीं आके आप रुक नहीं सकते। अगर रुक गए तो सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन अगर आप चलना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और हमारी जो खोज है, हमारा जो लिखान जो है, वो जो उपलब्ध डेटा है, जो जानकारी है, जो बुद्ध के साहित्य से आई है, बाबा साहब के साहित्य से आई है, या ऐसे बहुत सारे ऑथर है जिन्होंने कुछ न कुछ जिस विषय के बारे में हम सोच रहे हैं उसके बारे में लिखा गया है। तो उनका रेफरेंस लेते लेते हम अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। जब आप औरों के रेफरेंस के साथ जब अपनी बात रखते हैं तो उसमें लॉजिक भी होता है, उसमें वेटेज भी होता है, और सत्यता भी होती है, क्योंकि वो आपके अनुभव के स्तर पे आप उसको प्रस्तुत करते हैं। और आपको पूरा जो सपोर्ट सिस्टम आपके साथ में आता है, बुद्ध से लेके आधुनिक जो भी वैज्ञानिक है वो क्या कह रहे हैं,
आपका अनुभव क्या कह रहा है, तो निश्चित ही है पूरा जो कॉन्शियसनेस जो है, होल कॉन्शियसनेस आपके उस किताब में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब आपका कॉन्शियसनेस ही कॉन्शियसनेस नहीं है, सब टोटल कॉन्शियसनेस उसमें रिफ्लेक्ट होता है। संपूर्ण चेतना का स्वरूप उसमें आ जाता है जब हम इस प्रकार से एक शोध की प्रक्रिया के माध्यम से जब हम कोई किताब लिखते हैं। और ऐसे ही अगर आप लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें वो क्या कहते हैं, वो फीलिंग नहीं रहेगा, वो कनेक्शन नहीं रहेगा, वो बात नहीं रहेगी जिस बात से लोगों को लाभ मिलेगा। या धम्म का प्रचार प्रसार हो, तो वो लाभ लेने के लिए हमें ऐसे पद्धति के साथ, अगर हम शोध के पद्धति के साथ अगर हम अपने लिखान को आगे बढ़ाते हैं, तो उससे एक बहुत ही अच्छा हमें लाभ मिल सकता है। अभी हम तीसरी बात की तरफ आगे आते हैं। पहली बात होगी आपकी शुरुआत, पसंद कर लिया। दूसरी बात होगी कि किस पद्धति से आपको आगे जाना है और उसके लिए आपको किसकी किसकी मदद लेनी है। आपने किताबों की मदद ली जो आपके पास में है, जो नहीं है तो आपने ग्रंथ की लाइब्रेरी की मदद ली, और किसी मित्र के पास में है उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। और सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो आपका इंटरनेट है, वेबसाइट है, ऑनलाइन है, उसकी आप मदद ले सकते हैं। तो आपका जो, जिसको हम कह सकते थे डेटा कलेक्ट करना, आपने ऑब्जर्व किया कि इस विषय पे मुझे करना है, बाद में उस विषय के साथ में आप आगे जाना चाहे तो आपने डेटा कलेक्ट किया अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग ग्रंथों से, अलग अलग सूत्रों से, तो आपके पास अभी रॉ मटेरियल तैयार हो गया है। अगर रॉ मटेरियल तैयार है तो चीज निर्माण करना बहुत इजी है। सही है ना कपूरचंद जी? अगर आपके पास में रॉ मटेरियल है, अगर 5 किताबें आपके पास में है, तो 5 किताबों का रॉ मटेरियल लेके आप अपने विचारों को स्थापित करने के लिए आपको ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो तीसरी बात आती है कि रूपरेखा, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, किस पद्धति से हमने अपनी शुरुआत करनी है, जिससे हम धीरे धीरे उस अंतिम पड़ाव तक जा सकते हैं जहाँ पे हमारा लेख पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं जो आपने रेफरेंस में ली है, 5 किताब आपके पास में है जिस विषय पे आप लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं और उस किताब में से जो जानकारी आपके विषय के साथ में जुड़ी हुई है उसको नोट करें आपके किताब में, या फिर वहाँ पे कुछ क्लिप रखें ताकि आपको पता चले कि ये जानकारी मेरे लिए महत्व की। अगर आप ऑनलाइन कुछ जानकारी ले रहे हैं तो उस जानकारी को आपके फाइल में सेव करें, एक फाइल बनाएं कि ये जानकारी मैंने इस वेबसाइट से इस दिन में डाउनलोड की है, ताकि आप दोबारा फिर से अगर जानकारी को लेना चाहेंगे तो वो आपकी लिंक होगी, फिर से आप खोल के उसकी जानकारी ले सकते हैं। आप छोटी छोटी कागज की जो पट्टियां है वो किताब के बीच में रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो 50 पेज का किताब हो
तो कभी आपको यहाँ से कुछ मिलेगा, कभी वहाँ से कुछ मिलेगा। तो उसमें आप कुछ कागज रखते हुए उस किताब को, या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ये सेंटेंस है, ये चीज़ मुझे इसमें डालनी है। तो आप आपके उस पेज नंबर को आप लिखते जाइए कि इस किताब में से 19 पेज में से मैंने ये चीज़ें नोट डाउन की है। तो ये टेक्निक है। इससे फिर आपको जब रियल में जब लिखोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। जो भी आप किसी भी किताब में से जो भी जानकारी ले रहे हैं, कुछ कोटेशन ले रहे हैं, या कुछ चीज़ों का आप पूरी तरह से वैसे के वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम रेफरेंसेस कहते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन उसको आपको मेंशन करना है कि आपने कहाँ से लिया है, उसको रिगार्ड करना है। वो आपका नहीं है, आपके लिए आपने इस्तेमाल किया है, ताकि वो लिखने के बाद आप आपकी बात रख सकें। बुद्ध ने ये कहा है, बाबा साहब ने ये कहा है, तो आप उसको बाद में ऐसा लिख सकते हैं कि आज के परिस्थिति में ये किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, या इसका उपयोग क्या हो सकता है, यहाँ पे कैसे हो सकता है, वहाँ पे कैसे हो सकता है, वहाँ पे कैसे हो सकता है। ये आपका खुद का इंटरप्रिटेशन है। लेकिन उसके पहले आपने बुद्ध के कुछ कोटेशन लिए, कुछ बाबा साहब के कोटेशन लिए, या किसी और ऑथर के कोटेशन लिए, जो आपके लिए विषय के साथ में जुड़ रहे हैं, जो वो भी वही बात कर रहा है उसी विषय के साथ में। तो वो इस प्रकार से आपका जो लिखान जो है और ज़्यादा ऑथेंटिक होने लगता है कि जब हम किसी के रेफरेंस के साथ जो पहले के अनुभव को जब हम मेंशन करते हैं। रेफरेंस एक प्रकार से पहले के लोगों का अनुभव जो इस अनुभव से गुजरे हैं। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान से गुजरने वाले जो लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी है, ताकि आप आपके ध्यान को और मजबूत कर सके कि यही है जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये इस स्रोत से आते हुए मैं बात को कर रहा हूँ। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि आनापानसति से ये लाभ होता है या मैत्री भावना से लाभ होता है। ये मेरा भी चिंतन है। मैंने जब किया मुझे भी ऐसा लगा, मुझ में भी ये बदलाव हुआ। हाँ? तो उस बात को भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। और धीरे धीरे आपका जो राइटिंग जो है, हाँ, एक प्रारूप जो है वो धीरे धीरे निर्माण होता है। जैसे जैसे हम रेफरेंसेस लेते हैं और उसको नोट डाउन करते हैं, फिर वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन के माध्यम से जो हमारे किताबें हैं, हाँ, और हमारी जो प्रक्रिया जो है आगे बढ़ने लगती। और जो भी हम नोट्स बनाते हैं, जैसे कि आप लोग ग्रेजुएशन में अपने नोट्स बनाना सीखा है, तो एक एक विषय के साथ हम नोट्स बनाते हैं कि ये नोट्स, जैसे कि अगर हम मैत्री भावना की बात करें तो इसकी नोट्स कैसे बनेगी। तो पहली नोट्स ऐसी बनेगी कि मैत्री भावना क्या है, मैत्री भावना क्यों करनी चाहिए, मैत्री भावना कैसे करनी चाहिए, और मैत्री भावना के लाभ क्या है। ये 4 मुद्दों पे आपको नोट्स बनाने। तो मैत्री भावना के बारे में जहाँ पे हमें जानकारी मिलती है और जहाँ से हम ले सकते हैं या हम भी अपने अनुभव से कुछ लिख सकते हैं, तो वो उस जगह पे जाएगी। उसका उद्देश्य क्या है, कैसे की जाती है, उसके बारे में जहाँ पर भी बुद्ध ने बताया है या किसी भी और ऑथर ने बताया है, ऐसे कुछ हमारे पास में ग्रंथ है, तो उसका रेफरेंस दे के हम बात कर सकते हैं। और उस प्रकार से उसको पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, जो एक सही तरीका है शुरुआत करके और एंड होने का, उसका हम आगे बात करेंगे। किस प्रकार का प्रारूप जो है वो हमें ध्यान में रखते हुए आगे लिखना है। संदर्भों के पन्ने जो है लिखते समय हमें
दो बातों का ध्यान रखना है डेटा को कलेक्ट करते हुए। लिखना तो बाद में आएगा, अभी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक तो आप जिस ग्रंथ से जो भी चीज़ ले रहे हैं उसका ग्रंथ का नाम और पेज नंबर ये आपके नोटिंग में आना चाहिए। जैसे कि मेरे पास बुद्धयानिस धम्मा है और उस बुद्धयानिस धम्मा में मैत्री भावना का जिस पेज पे जिक्र किया गया है उसका मैं अपने लेख में ले रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको बुद्धयानिस धम्मा का नाम लिखकर कौन से पेज से आपने वो जिक्र किया गया है वो पेज नंबर आपके पास में होना चाहिए। मतलब कल चल के कोई आपको पूछता है या आपको भी किसी के बारे में बताना होता है तो आप पूरी जानकारी के साथ आप बता सकते हैं कि बुद्धयानिस धम्मा में बाबा साहब ने इस पेज में आनापान सती का या मैत्री भावना का जिक्र किया है और उसके आधार पर मैत्री भावना या आनापान सती कैसे हमारे लिए ज़रूरी है जो बाबा साहब बताना चाहते हैं। इसलिए पेज नंबर हमें लिखना और उस किताब का क्या कहते हैं नाम लिखना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसी के आधार पर हम एक फॉर्मेटिंग बनाते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि जो ग्रंथ हमने लिए है उसका सीक्वेंस कैसे लिखना है, वो अंतिम बात आती है, उसको हम बाद में बात करेंगे। जो भी हमने ग्रंथ लिए हैं, जैसे कि बुद्धयानिस धम्मा हमने ग्रंथ अपने रेफरेंस में लिया है तो उसकी लिखने की पद्धति है कि पहले ऑर्थर आता है, बाद में टाइटल आता है, बाद में पब्लिशर आता है, बाद में प्लेस आता है, बाद में ईयर आता है। उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। किस फॉर्मेट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेफरेंस को देते हुए। लेकिन रेफरेंस को देने के पहले जो रेफरेंस की जो जानकारी है, किताब और पेज नंबर या ऑथर, ये हमने अलग से अपने नोट में लिख के रखना ज़रूरी है कि कौन से रेफरेंस को, कौन से पेज से रेफरेंस को मैंने कौन से किताब से लिया है। ये आपके लिए बहुत ही, या हमारे रिसर्च के लिए ये बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है जो हमें समझनी है और जिसका हमें इस्तेमाल करना है। जब हमारे पास में ये चीज़ आ जाती है जब चीज़ हमारे पास में आ जाती है, 5 किताबें आ जाती है, 6 किताबें हमारे पास में होती है, हमारे पास विषय होता है और धीरे धीरे हम अपने विषय के साथ में पढ़कर उसका नोटिंग करते हैं और फिर रियल फॉर्म आता है लिखने का। तो लिखने में 3 पार्ट होते हैं जिसको हम बिगिनिंग पार्ट कहते हैं, मिडल पार्ट कहते हैं और अंतिम पार्ट कहते हैं। बिगिनिंग पार्ट में विषय की जो भूमिका है कि ये विषय हमने क्यों पसंद किया है, इसका क्या प्रासंगिकता है और इस विषय से आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं मैत्री भावना ले रहा हूँ तो मैत्री भावना क्या है, 2 शब्दों में, 2 वाक्य में लिखना है। मैत्री भावना करने से क्या महत्व है, क्या लाभ है और आज के किस इशू के साथ में वो ज़्यादा कनेक्ट है। उससे द्वेष कम होने से हमारे मन में शांति आती है या तनाव कम होता है। इसके लिए मैत्री भावना ज़रूरी है। ये आपका बेसिक शुरुआत होता है और वहाँ से फिर आप मैत्री भावना के जो बुद्ध के समय से आई हुई जानकारी है कि बुद्ध ने मैत्री भावना के बारे में क्या कहा है, उसके बाद में बाकी जो भी आपने ग्रंथ से लिया है वह वहाँ पे मैत्री के बारे में क्या क्या बताया गया है, उसके सभी जो एक प्रकार से आपका इंट्रोडक्शन है, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट है, ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में वो सभी चीज़ें आती है कि जो उस विषय को एक पूरी तरह से उसकी परिभाषा है,
या उसका जो ऐतिहासिक महत्व है ये कहाँ से आया हुआ है। जब हम मैत्री भावना की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट बाबा साहब की बात थोड़ी करोगे कि बाबा साहब ने बुद्धायन इस ग्रंथ में लिखा है, क्योंकि वो उसके पहले भी उसका स्रोत है। बुद्ध के वचनों में वो स्रोत है, बुद्ध के बाद में भी जो लोगों ने अभ्यास किया है या लिखा गया है वो भी स्रोत है। तो वो स्रोत के साथ में हमें धीरे धीरे इंट्रोडक्शन को पूरी तरह से लिखना है। फिर 1 पेज हो सकता है, 2 पेज हो सकते हैं, और उसके बाद में जो मैत्री भावना की पद्धति है और उसके परिणाम जो है वो आपका सेंटर पार्ट है, मिडल पार्ट, और लास्ट में कंक्लूजन, और उसके बाद में रेफरेंसेस। जो आपने रेफरेंसेस जिस पेज में से, जिस किताब में से आपने लिए हैं वो आपको लास्ट में मेंशन करना है। तो किसी भी ग्रंथ को लिखने का ये बहुत ही सीधा और सरल तरीका है। अगर हम इसको जो लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें। ऐसे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ सर ऑनलाइन दिख रहे हैं, बाकी लोग, तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें अगर संभव हो तो। थैंक यू। तो लास्ट में मैं बात करने जा रहा हूँ। अभी तक जो बातें की है, कुछ बातें मैं इसको शेयर भी करूँगा, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं हर बात आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें पीएचडी के लिए रिलेटेड है। लेकिन हमारा जो मकसद जो है वो हमें कुछ तो भी लिखने की शुरुआत करनी है। तो इसमें अभी हमने 2 बातें देखी है कि आपकी पसंद की विषय की, और पसंद की विषय के साथ आपके पास में जो कुछ किताबों का होना या कलेक्ट करना, और वहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा लिखना रफ में, या आपके किताबों में आप नोटिंग कर सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ ये मेरे लिए ज़रूरी है, आपके विषय के साथ में जुड़ी हुई जो जानकारी है। और उसके बाद में ये राइटिंग फॉर्म है, कैसे हमें शुरुआत करनी है। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया है कि आपका बिगिनिंग जो है आपके टाइटल और आपके नाम के साथ शुरू होता है। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट में जो मैंने अभी 3 बातें बताई है, वो विषय क्या है, क्यों है, और उसकी क्या उपयोगिता है, 2 सेंटेंस में, वो बहुत शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है। फिर आप उसमें कुछ कीवर्ड्स दे सकते हैं, और इंट्रोडक्शन। यहाँ आपका बिगिनिंग है, जहाँ से आपका कोई भी आर्टिकल है, कोई भी पेपर है, या आपका कोई भी चैप्टर शुरू होता है बिगिनिंग में। जैसे आप बिगिनिंग आप ख़त्म करते हैं तो मिडल में व्हाट, वाई एंड हाउ और इफ़ेक्ट्स, उसको शो करना है कि मैत्री भावना क्या है, क्यों की जाती है और कैसे की जाती है, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या है। 3 से 4 मुद्दों में आपका मिडल पार्ट आ जाता है। उसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें आना ज़रूरी है, व्हाट, वाई एंड हाउ, या उसका रिजल्ट क्या है जब कोई मैत्री भावना करता है या आनापानसति करता है। और एंडिंग पार्ट, कंक्लूजन, उस विषय की जो प्रासंगिकता है अभी के लिए और आने वाले समय के लिए, या आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो अनुभव आया है, उसका भी हम उसमें एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि अंतिमता ये जो विषय जो है कितना महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए, समाज और परिवार के लिए, जिससे हम इस विषय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। और साथ में आपके रेफरेंसेस, जैसा आपका एंडिंग होता है, और एंडिंग के बाद में आपके जो ग्रंथ, जो आपने ग्रंथ का इस्तेमाल किया है, कोई वेबसाइट का इस्तेमाल किया है, उसका नोटिंग करना कि इस पेज में से, इस ग्रंथ में से मैंने इस लेख लिखने के लिए या चैप्टर लिखने के लिए मैंने मदद ली। बहुत ही सिंपल है, एक प्रकार से ध्यान का ही अनुभव है, और ध्यान के तरीके से ही उसको देखिए ताकि आपका लिखने का इंटरेस्ट बढ़े, और जो भी बाद में दिक्कतें आती है, आएगी, उसकी चिंता ना करें,
तो उसके लिए हम सभी बैठे हुए हैं, तो हम एक दूसरे को मदद करके हमारा जो प्रवास जो है उस दिशा में हम लेके जा सकते हैं। तो अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है जो मैं कल इसका एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। होमवर्क में आपको पसंदगी को लेके 10 विषय को पसंद करना है। 10 विषय आपके मन में आप नोट डाउन कर लीजिए नोट पे। इन 10 विषय मेरे मन में मंडरा रहे हैं जिसके ऊपर मुझे पसंदगी करनी है, और उस 10 विषयों में से 3 विषयों पे आपकी पसंदगी आप कल बताएंगे। और उसमें अगर मेरे कुछ सजेशन है या कुछ मुझसे आपको मदद लेनी है, आप चाहते हैं कि आप इसके बारे में थोड़ा और खुल के बताइए, तो वो मैं बताऊंगा। ये पहला टास्क है। दूसरा टास्क है इसी के साथ, अगर 3 सब्जेक्ट जो आपने पसंद किए हैं और 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट के बारे में आपके पास में कुछ किताबें हैं, 2 होगा 3 होगा, या इंटरनेट में भी थोड़ा अगर आप सर्च कर सकते हैं वहाँ से आपको मिल रहा है, तो उस रेफरेंसेस को पास में रखें ताकि उस समय नोटिंग कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। अगर 2 चीज़ अगर आप कल तक समझ जाते हैं तो बीच का जो समय रहेगा जब हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे उस बीच में आपका जो ड्राफ्ट बनाना आप शुरू कर सकते हैं, आप लिखना शुरू कर सकते हैं। और किसी को भी अगर पर्सनली दिक्कत आती है तो तुरंत आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको तभी बता सकता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल भी आप मदद ले सकते हैं और आपको ज़रूरत है, क्योंकि मैं ग्रुप में जब आता हूँ तो मैं सभी को इंडिविजुअल मदद नहीं कर सकूँगा। लेकिन अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और कोई स्टक हो गया है तो आप तुरंत उसकी जानकारी के साथ में आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर 1-2 लोग भी कर पाएंगे तब भी वो बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, उसने किया मैं भी कर सकता। और इसके लिए आपके पास में 10 या 15 दिन रहेंगे, क्योंकि अभी मैंने बीच में एक सर्कुलर डाला था कि हमें बुक पब्लिश करना है, उसमें चैप्टर्स चाहिए। कुछ चैप्टर्स हमारे पास में आए हैं जो पढ़े उस फील्ड से लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से भी कुछ चैप्टर्स आए। अगर आप शुरू करोगे तो ज़रूर आएगा, शुरू नहीं करोगे तो 1 साल के बाद में भी नहीं आएगा। भले 4 पेज का हो, 5 पेज का हो या ज़्यादा भी पेज का हो, लेकिन अगर आप लिखोगे तो ज़रूर लिखने का प्रारूप भी पता चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको रेफरेंसेस भी आपको मिलते रहेंगे, और आप धीरे धीरे अगर 1 करोगे तो 2 होगा, 2 करोगे तो 3 होगा, और इस प्रकार से जो हमारा कारवा जो है या हमारा उद्देश्य जो है आगे की तरफ सफल होने के लिए खुला हो सकता है। तो कल के मीटिंग में जब हम मिलेंगे तो 2 चीज़ें आपके पास में, आपके नोट में, आपके डिसीजन में होनी है कि 10 सब्जेक्ट पसंद करना है, 10 में से 3 सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें, और 3 सब्जेक्ट में से जो भी सब्जेक्ट की आपके पास किताबें हैं उसको आप पास में रखें, एक दो बार पढ़िए कि हाँ इसमें कुछ है मेरे सब्जेक्ट को लेकर, ऑनलाइन में भी थोड़ा सर्च करें, और कल फिर हम इसमें से जो 3 सब्जेक्ट जो आप पसंद करोगे उसमें से एक सब्जेक्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। किसी को डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे हम समापन करते हैं। क्या लगता है हमारे लिए अच्छा है? सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि एग्जाम्स जो होंगे वो कब होंगे, इसके फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा। हाँ, आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, इनका सेकंड होगा, जुलाई में होगा। जी कब? अच्छा
हाँ हाँ, चिंता ना करें। ठीक ठीक है सर, कल शाम को मिलते हैं अपने सब्जेक्ट को ले हाँ लेकर हाँ, के। नहीं हमारा मेन फोकस ये है, ठीक है। एक सब्जेक्ट एक सेमेस्टर जब हो जाएगा फिर दूसरे के